हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीपीएससी की एग्ज़ाम में भी सितंबर में कंडक्ट होने वाली है 69th बीपीएससी। और बीपीएससी में जो हमारा क्वेश्चन का जो टाइप है उसमें बिहार जो विशेष क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और बिहार विशेष के लिए जो सबसे हमारा ऑथेंटिक बुक माना जाता है वो इम्तियाज़ अहमद का बिहार एक परिचय। ठीक है, तो आज से इस सेशन से हम बिहार एक परिचय बुक से जो भी बीपीएससी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हें करेंगे। और एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो बुक है ये कौन है, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव बुक है। यानी कि जो इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय बुक आती है ये एक सब्जेक्टिव आती है और एक ऑब्जेक्टिव आती है। तो अब चूँकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो हम ऑब्जेक्टिव को अगर अच्छे तरीके सिस्टमेटिक रूप से पढ़ लेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी सफिशिएंट होगी। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ये जो हमारा बुक है ये नवीन संस्करण है, यानी 2023 का जो एडिशन है वो है बिहार एक परिचय का। यहाँ मैंने विषय सूची लगा दिया है। तो पहला जो है हमारा वो कौन है, बिहार की हिस्ट्री एवं बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। तो आज हम जो इसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है, इतिहास के स्रोत। एक चैप्टर में मैक्सिमम आपका 30 से 35 क्वेश्चन है। अगर हम इन्हें ही अच्छे तरीके से देख के पढ़ लेंगे और इन्हें याद कर लेंगे तो ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम। पहला चैप्टर है बिहार का इतिहास। और इसमें कौन सा चैप्टर आपका दिया गया, इतिहास के स्रोत। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कह रहा है राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिश्वर, हरि ब्रह्मदेव। और ये जो हमारा क्वेश्चन है राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक ये 60 एंड 62 बीपीएससी 2017 में आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंदेश्वर। इसके बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार किसे बताया, तो मंडल सिद्धांत को बताया। अब यहाँ इसमें दो आंसर आ जा रहे हैं कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर। और वहीं इस पुस्तक में जो राज के ब्रह्म नीति है उसका आधार किसे बताया गया, तो मंडल सिद्धांत। यानी कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए। यह भी षाडगुण सिद्धांत साम दाम दंड भेद के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। कौटिल्य का पुस्तक जो है कौटिल्य ने लिखा था किसके समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौटिल्य थे। ये जो क्वेश्चन है हमारा 63 बीपीएससी 2018 में आ चुका है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। मतलब कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किस विषय पे लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शासन कला के सिद्धांत तथा अभ्यास पर आधारित है यह पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उद्वंत पुस्तक के लेखक कौन है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ आ चुका है, तो 62 बीपीएससी 2017 में। तो कौन है, तो हमारा ऑप्शन है मौली कवि, बोधराज, पारमल, विद्यापति। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, मौली कवि। फिर आते हैं मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन है हमारे पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से, उपयुक्त सभी से। तो हम देख लेंगे इसका आंसर है डी यानी कि उपयुक्त सभी से। जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला है उसके जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, राजगृह से भी प्राप्त हुए हैं तथा बराबर से भी प्राप्त हुए हैं। और ये सभी मौर्य काल के अंतर्गत सारे स्थल आते हैं, पाटलिपुत्र, बराबर तथा राजगृह। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है किससे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्म स्वामिन के वृत्तांत से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो मनेर ताम्रपत्र से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिहार के तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ममलूक वंश से, खलजी वंश से, तुगलक वंश से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तुगलक वंश से। जो तुर्क राजवंश के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो तुगलक वंश से।
फिर कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स का एक मूल्यवान स्रोत है। क्वेश्चन ऑप्शन है तिरहुत, केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ए यानी कि तिरहुत से। जो बिहार के जो बसाती नूल उन्स का मूल्यवान स्रोत है वो किससे संबंधित है, तो तिरहुत से। अब कह रहा है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम कौन सा है। फाहियान, युआनचुआंग, ईत्सिंग या उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यह है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बिहार में कौन कौन से यात्री आए थे, तो फाहियान आए थे, फिर ईत्सिंग आए थे, फिर युआनचुआंग, यानी कि सभी आए थे। फिर आता है मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। जो मुगल काल में, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबानी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मुल्ला तकिया। कौन आया था, तो मुल्ला तकिया। फिर कह रहा है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था। इन तीनों यात्रियों में से बिहार कौन नहीं आया था। मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसिए बर्निए, पीटर मुंडी। तो कौन नहीं आया था, तो सही कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांसिए बर्निए। ठीक है। फिर आपका कह रहा है कि बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है। मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी, मिर्जा गुलाम हुसैन। जो इसका ऑप्शन है सही वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिर्जा नाथन। बहरिस्तान गैबी किसकी रचना है, तो मिर्जा नाथन की। फिर आ जाते हैं, कह रहा है कि प्राचीन के बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या है। मतलब प्राचीन बिहार का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। तो पहला है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। यहाँ कूट दिए गए हैं, ए में 135, 2 में 235, सी में 1 2 3 4, 1 में 1 2 3 4 5। तो इसका जो आंसर है वो है डी यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इन तीनों से पांचों से मिले भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। इन सभी से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर आते हैं प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जो जानकारी है वो उसके स्रोत क्या क्या है। तो इसका आंसर कर दिया, सॉरी, बट इसका आंसर है डी यानी कि उपयुक्त सभी। जो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है कहाँ से हुई, तो भग्नावशेष से, धार्मिक ग्रंथ से तथा यात्रा वृत्तांत से, इन तीनों से हुई है। फिर आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पहला आंसर है पालीपुत्र, लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़, सहसराम से तथा रामपुरवा से। कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 3 4 5, लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़, सहसराम तथा रामपुरवा। बस एक कौन नहीं है, तो पाटलिपुत्र नहीं है, पालीपुत्र नहीं है। फिर आते हैं, कह रहा है कि अशोक का लघु शिलालेख 1 कहाँ से प्राप्त हुआ है। सहसराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। तो इसका जो सही आंसर है ए है यानी कि सहसराम से प्राप्त हुआ है। अशोक का जो लघु शिलालेख 1 है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सहसराम से। फिर आते हैं, कह रहा है कि बिहार से जो प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन अभिलेख उसकी क्या है भाषा, उसकी भाषा क्या थी। अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन, मतलब मौर्य काल में जो अभिलेख लिखे गए, जो उसकी जो भाषा थी वो क्या थी। तो कह रहा है कि संस्कृत, प्राकृत, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राकृत। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन जो अभिलेख है उसकी जो भाषा है वो क्या है, प्राकृत है। फिर है, अब कह रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भाषा पूछा था और यहाँ क्या पूछ रहा है, तो लिपि। तो भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी, ठीक है। और लिपि क्या है, तो ब्राह्मी। मौर्यकालीन भाषा क्या थी, प्राकृत, और मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी, ब्राह्मी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि मौर्यकालीन जो अभिलेखों की भाषा थी वो प्राकृत थी और मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि थी वो ब्राह्मणी थी।
फिर है मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला तकिया, मुल्ला बहाबहानी, मिर्जा नाथन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मुल्ला बहाबहानी। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहाबहानी की। फिर 90 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में कौन से महत्वपूर्ण है? जो मध्यकालीन यानी मिडाइवल मिथिला जो थे उसके इतिहास के स्रोत में कौन है महत्वपूर्ण था? तो कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति पताका, उपयुक्त सभी। तो जो आंसर है वो क्या है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? महत्वपूर्ण कौन कौन से? तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, तीनों हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए है चिरांद छपरा से, दूसरा चेचर जो कि वैशाली में है एवं सोनपुर से, मनेर से, उपयुक्त सभी से। तो यहाँ जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी से। बिहार में जो धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले चिरांद से भी मिले हैं, मनेर से भी मिले हैं, चेचर तथा सोनपुर से भी मिले हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है कि बिहार के नवादा जिले के अपसड़ में से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, जो बिहार का नवादा जिला है वो उसके अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन है परवर्ती गुप्त शासक वंश, पाल वंश, फिर है हर्यक वंश, मौर्य वंश। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परवर्ती गुप्त वंश। परवर्ती मतलब समझ रहे, गुप्त काल जो था उसके बाद के जो वंश आए उसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ। फिर आते हैं हम, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं ऐतिहासिक भारत के स्रोत में, और ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो हमने यहाँ तक देख लिया है 21 तक। अब हम 22 देखते हैं। कह रहा है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णाक का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में है एवं मंदार जो कि बांका है से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है वो हमें ऑप्शन में टिक करना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है मौर्य युग के बारे में, बी है नंद वंश के बारे में, सी है गुप्त युग के बारे में, और डी है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो परवर्ती गुप्त वंश थे इनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो बिहार के जो आरा प्रांत से प्राप्त हुए हैं देववर्णाक के लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेख, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि देववर्णाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त तथा जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। जो गुप्त शासक कौन कौन थे? परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त थे, विष्णुगुप्त थे और जीवित गुप्त द्वितीय। इनका नाम इन देववर्णाक के अभिलेखों में मिलता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो पहला आंसर है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, दूसरा है नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्र अभिलेख, फिर है महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, तथा उपयुक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा पाल शासकों के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर नारायण पाल के भागलपुर अभिलेख से भी प्राप्त हुई है, और महिपाल के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी प्राप्त हुई है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत था वो क्या है? तो पहला लिख रहा है अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। तो हम जानते हैं हमेशा प्राचीन भारत में हमेशा 4 वेद आते थे, अथर्ववेद, ऋग्वेद, है ना। तो ये जो अथर्ववेद है ये सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। 25 देख लेते हैं। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ मिलती है? तो पहला है विनय पिटक से, दूसरा है अंगुतर निकाय से, तीसरा है कल्पसूत्र, चौथा है दीघ निकाय। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंगुतर निकाय से। बिहार में जो स्थित महाजन पद थे उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अंगुतर निकाय से। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है मौर्य युग का बौद्ध विहार, बी है गुप्त काल का मंदिर, सी है पाल काल का बौद्ध विहार, और डी है शुंग वंश का बौद्ध विहार। कहाँ पूछ रहा है? तो नालंदा के सराय टीला के उत्खनन में। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। क्या है?
पाल काल का बौद्ध विहार। सराय टीला के उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल का बौद्ध विहार। विहार मतलब समझते हैं जो रहने का स्थान था बौद्धों का, उनके बारे में ये कहा जाता है, विहार उन्हीं को कहा जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है बौद्ध साहित्य विनय पिटक तथा एवं दीघ निकाय, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। किनके बारे में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ मौर्यकालीन। ठीक है, मौर्यकालीन बिहार के बारे में उपयुक्त ए और बी दोनों, ना ही ए ना ही बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। कौन? उपयुक्त ए तथा बी दोनों, यानी मगध के जो बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं वैशाली जो गणतंत्र थे, इसके बारे में कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है? विनय पिटक तथा दीघ निकाय से क्या क्या जानकारी मिलती है? तो मगध के राजतंत्र तथा वैशाली के गणतंत्रों को के बारे में भी मिलती है और बिहार मौर्यकालीन बिहार के बारे में भी मिलती है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है कि बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन है? मतलब जो उत्खनन कार्य करवाता है, जिसके निर्देशन में उत्खनन होता है। उत्खनन यानी कोई भी जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं, जो भी प्राचीन पूरा युगीन सामान हैं, जो कि काफ़ी समय पूर्व ज़मीन में नीचे धंस गए हैं, तो उन्हें उत्खनन करवाने के लिए जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो कौन है बिहार में बड़े पैमाने पे? तो ऑप्शन है हमारा मार्टिन व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, कनिंघम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कनिंघम। ठीक है, फिर आ जाते हैं, कह रहा है नालंदा में स्थित बड़ा गांव, यानी कि जो नालंदा में स्थित है बड़ा गांव, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? इसका जो ऑप्शन है आर ब्रूसफुट, व्हीलर, कनिंघम और मैकेंजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन था? तो कनिंघम। नालंदा के में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो कनिंघम ने। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि जो बड़ा गांव का पता लगाया कनिंघम ने, यहाँ से हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए जिस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ से में कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिरों को भी खोजा था। बोध गया का मंदिर काफ़ी फेमस है, इसे भी किसने खोजा था? तो पुरातत्वविद कनिंघम ने खोजा था। ठीक है, और जो अभिलेख मिले हैं यहाँ पे, उस पे किसका नाम उत्कीर्ण है? नालंदा का। और कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ। कहाँ से? तो बिहार शरीफ से। ठीक है, फिर आ जाते हैं, कह रहा है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। किसकी खोज की? तो पहला है केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया राज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल, उपयुक्त सभी। तो जिसका आंसर सही हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी, यानी कि कनिंघम ने केसरिया स्तूप की भी खोज की, चंपारण में लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ भी प्राप्त किया है, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर प्राचीन वैशाली के प्राचीन स्थल की भी खोज की है। ठीक, अब कह रहा है कि जो विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? मतलब ये जो है विदेह के जो राजा थे जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, इसे कहाँ वर्णित किया गया है? तो जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बृहदारण्य उपनिषद में। ठीक है, फिर कह रहा है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि। अभी हमने ऊपर देखा था तो क्या लिपि थी हमारी? तो ब्राह्मी लिपि थी, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन में ब्राह्मी लिपि तो दिया ही नहीं है, ग्रीक है, अरामाइक है, खरोष्ठील, जो कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो अभिलेखों की लिपि थी वो क्या थी? तो ब्राह्मी थी। ठीक है, फिर है, कह रहा है कि बिहार से प्राप्त पहली द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? द्विभाषी यानी 2 भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख बिहार का। तो ऑप्शन है इसका बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? शेरशाह। हम जानते हैं कि बिहार में ही शेरशाह का मकबरा भी स्थित है। कहाँ पे है? तो सासाराम में, जो कि कहाँ है? रोहतास जिले में। ठीक है,
ये भी काफ़ी पिछले ही जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया उसमें ये चीज़ पूछा गया कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, सासाराम में। और इसने पहला द्विभाषी अभिलेख की खोज की थी, कहाँ से, बिहार से। कह रहा है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख में बिहार के बारे में मिला है जानकारी, तो कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर। जो पहला जो मुगल शासक था अकबर, वो पहला जो मुगल शासक था जिसके अभिलेख में बिहार के बारे में जानकारी मिली वो कौन था, तो अकबर था। फिर आते हैं 35 क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है, तो कौन है, तो इसका जो ऑप्शन है वो दीघ निकाय हो जाएगा। फिर 36 आते हैं, शियर उल मुतखरीन की रचना किसने की थी, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। शियर उल मुतखरीन की रचना किसने की थी, तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है कि मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही से सुमेलित, मतलब इन्हें सुमेलित करना है सही कूट में, तो इसका जो सही कूट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे कूट किया गया है। तो पहला जो है हमारा ए का क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर बी है, तो ए का क्या दिया गया, 2, यानी कि रियाजुल उद सलातीन। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो गुलाम हुसैन सलीम। ठीक है, गुलाम हुसैन सलीम। फिर जो तारीख़ शेरशाही है इसके रचनाकार कौन है, तो अब्बास सरवानी। ठीक, फिर जो है वाक़ियात मुस्ताकी, इसके रचनाकार कौन है, तो रिजकुल्ला। ठीक, अब शानाए शाह, इसके जो रचनाकार है वो कौन है, तो शेख कबीर। और बसाती नुल उन्स के रचनाकार कौन है, तो बच गया हमारा इख्तिशान दहलवी। ठीक, फिर आते हैं मुल्ला बहबहानी यात्री थे, कहाँ के थे, जो मुल्ला बहबहानी थे वो कहाँ के थे, तो ये थे ईरान के, ईरान से आए थे ये यात्री। और इनकी जो यात्रा वृत्तांत है इसमें आधुनिक बिहार के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार यानी कि मॉडर्न बिहार के बारे में। फिर आते हैं आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं, कौन कौन है, तो फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज और उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी, यानी कि जो आधुनिक बिहार का जो अध्ययन स्रोत है वो कौन कौन है, तो फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित रिपोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर रिपोर्ट भी है, और फोर्ट विलियम का जो सीरीज़ है कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज़ वो भी है। फिर आगे आते हैं, कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया, तो हम सभी जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस चैप्टर है कौटिल्य का, तो ये इनका जो अर्थशास्त्र था कौटिल्य का उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो राजनीतिक नीतियों पे, जो कि किसके काल में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। फिर अफसरगढ़ जो कि कहाँ है, नवादा में है ना, अफसरगढ़ कहाँ है, नवादा में, से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवार पर कथा दृश्य अंकित है, किसकी, तो जो रामायण थी इसकी कथा दृश्य अंकित है, कहाँ पे, अफसरगढ़ के नवादा में। ये जो हमारा ऐतिहासिक बिहार था, बिहार के ऐतिहासिक स्रोत थे, मतलब बिहार के बारे में जो जानकारी मिलती है इतिहास के किन किन स्रोतों से मिलती है, आज हमने उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, एमसीक्यूज़ किए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे लिए सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए, और अगर आपने सब्जेक्टिव की तैयारी कर ली है तो ये रिवीजन में काफ़ी, आपके ये एमसीक्यूज़ रिवीजन में काफ़ी काम आने वाली है। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा वो कौन था, इतिहास के स्रोत। अब कल जो हमने पढ़ेंगे वो है पूर्व ऐतिहासिक काल। ठीक है।